इस वीडियो में हम ये पार्ट देखिए कि जो राजनीति विज्ञान में संविधान का पार्ट है उसमें से संविधान सभा के बारे में कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे कि संविधान, भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण किन परिस्थितियों में कैसे उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, कैसे उस पृष्ठभूमि में कौन कौन सी बातें प्रमुख रूप से सामने आती हैं और कैसे संविधान सभा का निर्माण होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी भी देश का जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है और उस कानून से ऊपर कोई कानून नहीं होता है, जिसकी व्याख्या का दायित्व सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय हो गया। संविधान में दस्तावेज होता है जिसमें देश की जो जनता है उसकी आकांक्षाओं का और दर्पण होता है, जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना है और देश को विकास के अनेक आयामों पर या विकास के उच्च पैमाने पर पहुंचाना है। संविधान सभा की जो बात है वो संविधान के संदर्भ में आती है कि किसी जो लिखित संविधान है उसका निर्माण एक समय विशेष में एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। तो भारत का संविधान है उसका जो निर्माण है वो भारतीय संविधान सभा ने किया था। जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ही उसका गठन हो गया था। इसका गठन की जो योजना है वो कैबिनेट मिशन योजना है, उसके तहत ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के कारण नई संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और उसने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान है उसका निर्माण किया, जिसके अंतर्गत हम जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अनेक विकास के आयामों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सभा होती है, वो प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण करते हैं। इतिहास में हम देखें तो संविधान की जो निर्माण की बात है वो अमेरिका से के संविधान में ढूंढी जा सकती है कि 1776 में जो अमेरिकी क्रांति हुई थी उसमें एक संविधान निर्माण की बात की गई थी और बाकायदा वहाँ पर संविधान का गठन किया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 13 राज्यों ने संविधान के निर्माण में भाग लिया था। 1789 से 1791 तक इसी प्रकार से फ्रांस का संविधान लिखा गया। भारत का संविधान भी जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक संविधान जो लिखा गया, बनाया गया और उस पर चर्चा की गई और स्वीकृत और अंगीकृत किया गया, वो सब सारा इतिहास है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संविधान निर्माण की बात है वो समय समय पर उठती रही है। सबसे पहले हम स्वराज्यवादियों का जो विधेयक है, तिलक का जो स्वराज विधेयक है 1896 में जो प्रस्तुत किया गया, उसमें संविधान की मांग को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। उसके बाद में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। फिर ये क्रम चलता रहा और स्वराज्यवादियों ने केंद्रीय विधानसभा में पुरजोर तरीके से संविधान सभा के निर्माण की मांग की। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में एक संविधि आयोग, साइमन आयोग का गठन किया और
भारत की समस्या का संवैधानिक हल सुझाने के लिए, उसको सुझाव देने के लिए कहा गया। ये भारतीयों की मेधा पर, प्रतिभा पर सीधा सीधा सवाल था कि भारतीयों के लिए संविधान कोई औपनिवेशिक सरकार करे, जो कि एक संपन्न राष्ट्र के जो स्वप्न है उसको सीधा सीधा चुनौ। इस प्रकार से जब ये प्रतिक्रिया आई और उसमें 1928 में नेहरू प्रतिवेदन साइमन आयोग के बहिष्कार के बाद में प्रस्तुत किया गया, जो वस्तुतः भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास था। भारतीय संविधान निर्माण की समस्या का हल ढूंढने के प्रयास जारी रहे और गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया, इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श 1930 और 32 के गोलमेज सम्मेलनों में हुआ। लेकिन उसमें जो विचार विमर्श किया पर उस पर जो निष्कर्ष निकला वह भारतीयों को संविधान निर्माण का अधिकार देना व्यवहारिक नहीं समझा गया सम्मेलन में। और 1934 में स्वराज दल ने आत्मनिर्णय के अधिकार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भारतीय जो प्रतिनिधि है उन्होंने एक संविधान सभा की मांग की। 1936 में कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ उसमें संविधान सभा का अर्थ और महत्व स्पष्ट तय किया गया और यह स्वीकार किया गया कि अभी यह अप्रत्याशित ही था। अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार प्रत्यक्ष रूप से कभी किया। 1937-38 के कांग्रेस अधिवेशनों में यह मांग लगातार उठती रही और प्रजातंत्र में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं, ऐसा इन अधिवेशनों की में प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने भी कहा, हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। इस प्रकार जो अंग्रेज़ों की वोट डालो राज करो की नीति है उसके कारण और अपने शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए इस मांग को धीरे धीरे दरकिनार करता गया अंग्रेज गवर्नमेंट। लेकिन ये मांग लगातार जब एक आंदोलन का रूप लेने लगी, कांग्रेस की प्रमुख मांगों में आने लगी, कांग्रेस सरकार द्वारा इस पर गंभीरता से विचार किया जाना उचित समझा गया और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में नए इस मांग को तेज हवा दी और अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण में परिवर्तन को हम स्वीकार कर सकते हैं कि उन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन की मांग है उसको अप्रत्यक्ष रूप से ही वाले स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार कर रहे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में इस मांग को यद्यपि सीधे रूप में स्वीकार नहीं कर लिया गया, लेकिन यह स्वीकार जरूर कर लिया गया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाए। फिर 1942 में संविधान सभा है उसके निर्माण की बात दोहराई गई और इस संबंध में 1946 तक कोई प्रगति नहीं हो सकी। फिर 46 में जब ब्रिटेन में विश्व युद्ध के बाद एटली की सरकार जो लेबर पार्टी की थी उसने घोषणा की कि भारत को अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता प्रदान करे और उसी रूप में एक कैबिनेट मिशन आया जिसको 3 सदस्यीय था। इसमें तीनों सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और ये 3 सदस्य थे। उन्होंने जो प्रस्ताव दिए संविधान सभा के निर्माण के संबंध में उनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या उन्होंने 389 तय की, जिनमें 292 सदस्य प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरियों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से के प्रतिनिधि के रूप में इसमें होंगे। आयोग का मानना था कि व्यस्क मताधिकार संविधान सभा के गठन के लिए अभी संभव नहीं है, अतः प्रांतीय विधानसभाओं
को संविधान सभा के लिए निर्वाचक मंडल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रांतों द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया गया। मतदाताओं की 3 श्रेणियां स्वीकार की गई, यानी सामान्य, मुस्लिम और सिख, यानी वोट डालो और राइट्स करो। यह विभाजनकारी अंग्रेजों की जो नीति है वो उनके प्रत्येक दल, प्रत्येक प्रस्ताव, प्रत्येक गतिविधि में झलकती है। रियासतों के प्रतिनिधि भी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते थे, लेकिन उनके प्रतिनिधियों की चयन की जो पद्धति थी वो विचार विमर्श से ही निर्धारित की जानी थी। हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल जनसंख्या के आधार पर प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ये 3 श्रेणियाँ थी। ए श्रेणी में मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा थे। बी श्रेणी में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध, और सी श्रेणी में बंगाल और असम थे। योजना में पहले प्रांतों, बाद में संघीय संविधान सभा के निर्माण। योजना में पहले प्रांतों में, बाद में संघीय संविधान के निर्माण का प्रावधान किया गया। अब संविधान सभा का गठन होता है इन प्रस्तावों के अनुसार, और जो निर्धारित संख्या है उसका 25 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए। निर्वाचन में अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा 296 जो प्रतिनिधि थे उनका निर्वाचन किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त हुई। 208 यानी 296 में से 208 प्रतिनिधि है वो कांग्रेस के चुने। मुस्लिम लीग को 73 स्थान इसमें प्राप्त हुए। बाकी अन्य पार्टियाँ, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, कृषक प्रजा पार्टी, साम्यवादी, निर्दलीय 8 इसमें थे। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में कैबिनेट मिशन योजना और अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार किया गया, पर संविधान सभा में अपनी कमज़ोर स्थिति को देखकर उन्होंने पैतरा बदल लिया और संविधान सभा को हिंदू बहुल या पाकिस्तान के लिए पृथक रूप से संविधान सभा के निर्माण या पाकिस्तान निर्माण की जो बात है पृथक रूप से की जाने लगी। हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये देखते हैं कि ये मांग धीरे धीरे आग का रूप लेती गई और सांप्रदायिक दंगे देश में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से करवा दिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाया गया। फिर जो 207 सदस्यों की सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने रखा, जिसमें भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई और इस पर उद्देश्य प्रस्ताव पर 8-10 दिन विचार विमर्श हुआ। बाद में जब मुस्लिम लीग संविधान में सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं हुई और बाद की योजनाओं में माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना आती है जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और फलतः दूसरी नई संविधान सभा का गठन होता है, पुनर्गठन होता है, जिसमें 324 सदस्य हैं वो टोटल भारत के संविधान सभा में रह जाते हैं और जिसमें 235 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से, 89 देशी रियासतों से निर्धारित होते हैं। मुस्लिम लीग के उन सदस्यों ने इसमें भाग लिया जिन्होंने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया और भारत में रहने का फैसला किया। यह संविधान सभा के गठन का दूसरा चरण था जो पुनर्गठन का चरण था। तृतीय चरण में देशी रियासतों की व्यवस्था की गई। देशी रियासतों के प्रतिनिधि एकीकरण की प्रक्रिया भी साथ में चल रही थी, चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
इसलिए वो अलग अलग समय में संविधान सभा में सम्मिलित हुए। और हैदराबाद की रियासत को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और संविधान निर्माण के विभिन्न पक्षों के ऊपर प्रत्यक्ष से और गहन रूप से विचार करने के लिए समितियां नियुक्त की गई, जिनमें कुछ समितियां थी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार से संबंधित समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया समिति, राष्ट्रीय झंडे से संबंधित समिति आदि बनी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह महत्व कार्य किया। वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा के परामर्श जो शाखा है ने संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके संबंध में मार्च 1947 में एक प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडलों के पास उनके विचार जानने के लिए एक सूची भेजी। इस बीच में भारत का विभाजन हो जाता है और पृथक रूप से दो संप्रभु संपन्न गणराज्य भारत और पाकिस्तान के रूप में अलग अलग आ जाते हैं 3 जून 1947 को। इससे जो संविधान सभा है उसकी स्थिति में या परिस्थितियों में महत्वपूर्ण मोड़ आया कि संविधान सभा पर बाहरी हस्तक्षेप समाप्त हो गया, जो अब तक औपनिवेशिक स्थिति में थे। दूसरा, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के बाद स्वतः संविधान सभा से अलग हो गई, जिससे आंतरिक बाधाएं, आंतरिक जो खींचतान थी वो समाप्त हो गई। सभा के समक्ष अब दोहरा दायित्व था, एक तो संविधान सभा के रूप में संविधान का निर्माण करना, साथ ही नए संविधान के अंतर्गत 1952 में होने वाले जो चुनाव, आम चुनाव थे, उनके संपन्न होने तक अंतरकालीन संसद के रूप में काम करने का काम भी इसे सौंपा गया। फलतः अक्टूबर 47 में भारत का संविधान का निर्माण का जो ड्राफ्ट था, प्रारूप समिति के अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, उसने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और प्रारूप समिति के गठन के समय उसका परीक्षण का दायित्व भी उसे सौंपा गया। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का जो प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया, जिसके कुल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें 165 दिन लगे लगभग, और 114 दिन संविधान के प्रारूप निर्धारित करने में लगे। फलस्वरूप संविधान के जो प्रत्येक धारा पर बारीकी से विचार किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दे दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की जो 3 प्रतियां हैं उसके पटल पर रखी गई। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार होता है, जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है और संविधान के निर्माण पर जो व्यवस्था थी उसमें खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हुआ। उस समय के रुपए की कीमत के हिसाब से वो बहुत था, लगभग 63 लाख रुपए उस पर खर्च हो गए। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुए और संविधान सभा के सदस्यों के जो हस्ताक्षर है वो वंदे मातरम और जनगण मन के साथ ही संविधान सभा समाप्त हुई। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से कुछ भाग भारतीय संविधान का प्रथम बार लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इस दिन से ही भारत एक गणराज्य के रूप में
गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं कि गणराज्य का प्रमुख है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में राष्ट्रपति का पद है वो 26 जनवरी 1950 से अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काम करते हैं। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को। ग्रेवल ऑस्टिन ने भारत के संविधान का जो विस्तृत स्वरूप तैयार होकर स्वीकृत हुआ उसको एक विश्व की बहुत बड़ी राजनीतिक घटना करार दिया है। अगली वीडियो में हम संविधान के प्रमुख मुद्दे और उन पर विचार विमर्श का तरीका और उनको किस प्रकार से मतदान या सर्वसम्मति से उनको पास करने का क्या क्या अड़चनें आई या किस प्रकार से संविधान सभा ने अपना काम समायोजन से और आगे बढ़ाया, साथ ही एक सुंदर संविधान, उत्कृष्ट संविधान हमारे सामने दिया। धन्यवाद।